नमस्कार। रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय राजपूत आपको संस्कृत में जितनी भी कठिनाइयाँ आपको पैडालॉजी में आती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता हूं, और साथ ही साथ जो 15 नंबर का अनुच्छेद संस्कृत सीटेट में छांटने के लिए आता है उसके लिए भी मेरे पास एक अच्छा सा सॉल्यूशन है, एक युक्ति है कि अब तक जो भी प्रश्न देखे गए हैं वे कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की जो संस्कृत की किताबें हैं उन्हीं से आए हैं। तो मैं प्रतिदिन उनका एक चैप्टर आपको करवाया करूँगा। आप लोग अगर इच्छुक हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कुछ लिख दीजिए कि हाँ आप पढ़ने के इच्छुक हैं, तो रोज़ हम विधिवत 1 घंटे शाम को 8 से 9 आपको संस्कृत का एक जो है पार्ट क्लियर, मतलब अनुच्छेद के साथ साथ उसका अर्थ ग्रहण सारी चीज़ें करवा दिया करूँगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसी कड़ी में आज हम जो संस्कृत पैडालॉजी की दूसरा जो भाग बनाया है, ट्रिक के साथ बनाया। आपको सिर्फ इन टैग वर्णों को लिखना है और लिखने के बाद महसूस करना है कि मतलब प्रश्न में कैसे प्रश्न आते हैं, और आप जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उनको देखना। साथ ही साथ मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दिया करूंगा जिससे आप क्लियर कर सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि और लोगों को भी देखने को मिले। आइए बात करते हैं प्राथमिक स्तरीय दोषा। प्रश्न में सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर बालक का दोष क्या होता है, तो उच्चारण दोष होता है संस्कृत बोलने में। क्योंकि आप संस्कृत की पैडालॉजी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि संस्कृत बड़े लोगों की भी पहुंच से बाहर है। ठीक है, अवबोधन मूल्यांकन। अवबोधन और मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो अगर प्रश्न में अवबोधन और मूल्यांकन जैसे शब्द दिए रहते हैं तो आपको ऑप्शन जो 4 दिए होते हैं उनमें से विकल्प उनमें से एक चुनना होता है। तो उसमें एक निदानात्मक परीक्षण दिया होता है, वो आपका सही उत्तर होगा। व्याकरण लक्षणम। व्याकरण के लक्षण क्या हैं? लक्षण का मतलब होता है कि जो व्याकरण पढ़ाया जाता है वो क्यों पढ़ाया जाता है। क्योंकि संस्कृत भाषा में साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आपने अगर संस्कृत का साहित्य पढ़ा है तो सबसे पहले क्या था कि संस्कृत में सबसे पहले वेद लिखे गए थे, जो वैदिक भाषा संस्कृत की थी। उसके बाद फिर वेद बहुत कठिन थे जिन्हें पढ़ने के लिए कुछ वेदांगों की रचना की गई थी। उन्हीं वेदांगों में शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त और छंद जो 6 वेदांग लिखे गए जिन्हें शास्त्र का नाम भी दिया जाता है। तो उन्हीं में एक व्याकरण जो था, व्याकरण, तो व्याकरण में क्या था कि व्याकरण को सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि आप साहित्य को पढ़ सकें। अगर व्याकरण के कहीं लक्षण पूछे जाते हैं तो सीधा सा आपका उत्तर होगा भाषा दर्शनम। अर्थात व्याकरण के लक्षण क्या हैं कि भाषा के दर्शन कराना, अर्थात भाषा को सही से पढ़ना। क्योंकि पूरा संस्कृत साहित्य जो है, मतलब संस्कृत पूरा साहित्य पे ही डिपेंड है। आगे बात करते हैं सामाजिक संपर्कस्य भाषायाम। अगर प्रश्न में इस तरीके से पूछता है कि समाज में अगर संस्कृत को संपर्क भाषा बनाया जाता है, संप्रेषण भाषा बनाया जाता है, तो करना क्या है कि सभी लोगों को परस्पर संवादन क्रिया, यानी सभी लोग अगर संस्कृत बोलना शुरू कर दें तो समाज में संपर्क भाषा संस्कृत रूप में स्थापित की जा सकती है। अब बात करते हैं वाक् कौशलम। वाक् का मतलब होता है बोलना। अगर कहीं प्रश्न वाक् कौशल से संबंधित आता है तो जो 4 विकल्प दिए होते हैं उनमें से आपको वाचनम शब्द को ढूंढना है। जहां पे वाचन शब्द लिखा होगा वो 110% आपका उत्तर सही होगा। अब बात करते हैं मूल्यांकन की। प्रश्न में सीधा दे दिया जाता है मूल्यांकन का, अर्थात मूल्यांकन नाम का। ठीक है, 2 तरीके से प्रश्न मैं पीछे देख चुका हूं। तो मूल्यांकन का नाम क्या है? तो मूल्यांकन नाम लक्ष्य सिद्धि मापनम। अर्थात मूल्यांकन क्यों किया जाता है कि जो आपने लक्ष्य, टारगेट, जो आपने गोल, जो आपका अहम था, ठीक है, जो आपने बच्चों का लिया था, मतलब जो टारगेट था आपका कि मतलब बच्चों को इतना सिखाना है, तो उसी का मापन करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो लक्ष्य सिद्ध मापन। अब बात करते हैं श्रुत्वा ग्रहणम कौशल। सुनकर ग्रहण कौशल करने वाला कौन सा है? तो श्रवणम कौशल है। ठीक है, ग्रहण मतलब कोई चीज हम सुनकर ग्रहण करते हैं तो वो आपको श्रुत्वा ग्रहण कौशल कहलाता है। और ऑप्शन में आपके जो विकल्प में श्रवण दिया होगा, श्रवणम अर्थात सुनना, वो आपका सही उत्तर होगा। अगला है पठित्वार्थ ग्रहणम। पढ़कर ग्रहण करना, पढ़कर ग्रहण करना अर्थात पढ़ना, तो जो पठन वाला ऑप्शन होगा, विकल्प होगा, वो आपका सही उत्तर होगा।
अब बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तो मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता है मुख से अभिव्यक्ति करना। तो मैं अभी मुख से अभिव्यक्ति कर रहा हूं अर्थात बोल रहा हूं। बोलने को संस्कृत में भाषण कहा जाता है। ठीक है, तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या है? भाषणम। अब बात करते हैं लिखिताभिव्यक्ति कौशलम, अर्थात लिखित अभिव्यक्ति। लिखित अभिव्यक्ति से कोई अगर प्रश्न आता है तो लिखित अभिव्यक्ति का मतलब होता है लिखकर अभिव्यक्ति देना, अर्थात लिखिताभिव्यक्ति, लेखन से संबंधित प्रश्न आएगा। कुछ प्रश्न यहां जो है शिक्षण से आते हैं, जैसे जो विधियां हैं, जैसे आव्याकृति विधि है। यानी एक प्रश्न पूछा गया था सबसे प्राचीन विधि कौन सी है, तो आव्याकृति विधि है। आव्याकृति विधि से आशय है कि जो सबसे प्राचीन विधि है, मतलब जो गुरुकुल शिक्षा में दी जाती थी, ठीक है, मतलब जो गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी उससे संबंधित है, ये सबसे प्राचीन विधि है और ये दोषपूर्ण है क्योंकि पुस्तकीय ज्ञान पर इसको आधारित माना जाता था, इसलिए। अब संप्रेषण प्रकार, संप्रेषण के प्रकार कितने हैं? ठीक है, संप्रेषण का मतलब होता है बातचीत करना, और हम लोग बातचीत कैसे करते हैं, कितने प्रकार कितने हैं? तो दो तरीके से बात करते हैं हम। एक तो शाब्दिक बातचीत करते हैं जो आमने सामने बैठ के करते हैं, ठीक है, बोलना और सुनना। एक होता है अशाब्दिक। अशाब्दिक का मतलब होता है शब्द नहीं होते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप मैसेंजर है, एसएमएस है, इनके माध्यम से जो लिखित अभिव्यक्ति करते हैं ये अशाब्दिक अभिव्यक्ति भी होती है, और साथ ही साथ हम इशारों में भी बात करते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण के दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक और एक अशाब्दिक। तो शाब्दिक में भी लिखित और मौखिक होती है, ठीक है, और अशाब्दिक में इशारों के माध्यम से किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ नाट्य विधि। नाटक की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? नाटक का मतलब क्या होता है? नाटक को संस्कृत में रूपक कहा जाता है, और रूपकों की संख्या संस्कृत में 10 बताई गई है। तो नाटक की एक सर्वश्रेष्ठ विधि है समवाय विधि, जिसे देखकर ग्रहण किया जाता है। नाटक का मतलब क्या होता है? यहाँ पर नाटक दृश्य सामग्री में आता है, आपका दृश्य और श्रव्य दोनों में आता है। नाटक को देखकर, अब जैसे नाटक लिखे हुए भी हैं, तो हम नाटकों को जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमें मतलब रसानुभूति होती है। नाटक पढ़ के हमें रसानुभूति होती है कि मतलब कोई भी प्रसंग चल रहा है, चाहे वीर रस का हो चाहे श्रृंगार रस का हो, तो हमें रसानुभूति होती रहती है। वैसे रसानुभूति जो शब्द है वो कविता का मतलब होता है। कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति करना, अर्थात रसों की अनुभूति करना, चूंकि शिक्षण में ही रसों का समाकलन किया गया है और नाटकों में भी रसों का समाकलन किया गया है। नाटकों में सिर्फ 8 ही रसों को माना गया है। शांत रस को भरत मुनि ने नाट्य में स्थान नहीं दिया है, और इसीलिए उन्होंने नाट्य शास्त्र को 5वां वेद भी कहा है। पंचम वेद जो है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को माना है। तो सर्वश्रेष्ठ नाट्य विधि जो है वो समवाय विधि कही जाती है। उसके बाद बात करते हैं पठनम। सीधा सा प्रश्न पूछेगा कि पठनम का अर्थात पढ़ने का मतलब क्या है? तो पठनम नाम अर्थग्रहणम, पठनम नाम न पठनम च अर्थग्रहणम, अर्थात पढ़ने का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आपने लिखा हुआ पढ़ लिया है। पढ़ने का मतलब यह है कि आपने उस शब्द का अर्थ ग्रहण किया है कि नहीं किया है। अब जैसे कोई शब्द लिखा है, जैसे शब्द यहाँ पे लिखा है कोटि। अब कोटि शब्द से आशय क्या है कि अगर किसी भी शब्द का अर्थ पता करना है, ठीक है, तो आपको करना क्या होता है कि उस शब्द को वाक्य प्रयोग कर देते हैं। वाक्य प्रयोग, किसी भी शब्द का अर्थ पता करना है तो वाक्य प्रयोग कर देते हैं। अब जैसे कोटि शब्द का कई तरीके से अर्थ निकलेगा, ठीक है, जैसे कोट माने प्रकार होता है, कोट माने करोड़ भी होता है, लेकिन जब इसका हम शब्द प्रयोग कर देंगे, वाक्य प्रयोग कर देंगे, तो अर्थ अपने आप स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे हमने लिखा कोटि कोटि प्रणाम, अर्थात बार बार प्रणाम है, ठीक है, तो कोटि का अर्थ क्या, मतलब करोड़ों बार, यानी बार बार प्रणाम है, तो इसका अर्थ निकल के आया। तो जहां पर किसी का भी अगर अर्थ पता करना है तो क्या करना है कि वाक्य प्रयोग करना है शब्द को। तो पढ़ने का मतलब होता है अर्थ ग्रहण करना। केवल पढ़ना ही नहीं होगा कि आपने पढ़ लिया कि ट्रिक लिखा है, अब इसका अर्थ भी ग्रहण करना है कि ट्रिक का मतलब क्या होता है। ट्रिक का मतलब एक युक्ति होती है। युक्ति का मतलब ऐसा है कि एक कोई छोटी सी युक्ति जो है ट्रिक कहलाती है। अब बात करते हैं रचनात्मक।
रचनात्मक मूल्यांकन, अगर कोई प्रश्न रचनात्मक से आता है सीटेट में, तो रचनात्मक क्या है, तो स्वकीय अध्ययन मतलब खुद का किया गया अध्ययन रचनात्मक कहलाता है। दो होते हैं, एक रचनात्मक होता है, एक सृजनात्मक होता है। सृजनात्मक में क्या है कि बाहरी यानी अपसारी चिंतन, जो बाहरी सोच को विकसित करता है, चीजों को एकत्रित करता है, तो वो आपका अपसारी चिंतन होता है। और जो रचनात्मक बालक होता है वो अविसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। तो रचनात्मक का मतलब हुआ स्वकीय अध्ययन, अपना किया हुआ अध्ययन। अब बात करते हैं समीचीन। समीचीन का मतलब होता है कि प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि का समीचीन, अर्थात इनमें कौन सी तर्क संगत है या कौन सी उपयुक्त है, कौन सी वांछित है, कौन सी सही है, कौन सी नवीन है, कौन सी आधुनिक है, इतने अर्थ इस समीचीन शब्द के निकलते हैं। तो समीचीन का मतलब अगर प्रश्न में पूछा जाए कि कौन सा है, तो तर्क संगत या सही तथ्य उसमें से खोजना पड़ता है। साथ ही साथ अगर उसमें आ शब्द लगा दिया जाए, असमीचीन, तो फिर उसे अनुपयुक्त शब्द को छांटना पड़ता है। अब बात करते हैं भविष्य कथनम। भविष्य कथनम क्या है कि जो कौशल होते हैं, तो भविष्य कथनम एक उप कौशल है, किसका, वचन का। जैसे भविष्य कथनम का मतलब अर्थ लगाएंगे तो भविष्य मतलब आगे की, आगे का कथन हम कैसे कहेंगे, वचन से कहेंगे, ठीक है। तो ये वचन का उप कौशल है। इस तरीके का एक प्रश्न अब तक आपकी सीटेट में पूछा जा चुका है, भविष्य कथनम अर्थात उप कौशलम वाचनेन। अब बात करते हैं भाषा विकास। भाषा का विकास कैसे हो सकता है, तो भाषा का विकास आपका परस्पर संभाषण, ठीक है, और प्रोत्साहन के माध्यम से हो सकता है। भाषा का विकास, भाषा का विकास परस्पर मतलब एक दूसरे से, संभाषण मतलब बातचीत करके, संप्रेषण शब्द भी यहां पर प्रयुक्त किया जा सकता है, और प्रोत्साहन के द्वारा। प्रोत्साहन मतलब एक दूसरे को प्रोत्साहित करके, कैसे, जैसे हमने बोला मतलब संस्कृत में उत्तिष्ठ भव, उठो, ठीक है, स्नानम करोत, स्नान करो, जलपानम ग्रहण करोत यानी खाना खाओ। ऐसे शब्द जब हम बोलेंगे, ठीक है, तो और भी बोलेंगे, जब सभी लोग बोलेंगे तो समाज में संपर्क भाषा जो है स्थापित हो जाएगी, ठीक है, भाषा का विकास होगा। भाषा विकास परस्पर संभाषण प्रोत्साहनम। भाषा का विकास तभी हो सकता है जब आपस में सभी लोग उसको प्रोत्साहित करें, बोलने को, संस्कृत को, तो मतलब भाषा का विकास हो सकता है। अब क्या है कि भाषा का विकास, भाषा क्या है, भाषा का अर्थ यह है कि किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में आप भाषा का प्रयोग कर सकें, तो वो भाषा कहलाती है। अर्थ को समझ सकें, दूसरे की बात को भी समझ सकें, ठीक है, तो वो आपकी भाषा विकास कहलाती है। भाषा तावत, अब ये तावत शब्द दिया है, तावत, तावत का अर्थ होता है प्रकृत। एक सीधा सा प्रश्न सीटेट में पूछा गया कि भाषा क्या है, भाषा की प्रकृति क्या है, तो भाषा की प्रकृति है अभिव्यक्ति विनिमय, ठीक है। भाषा की प्रकृति क्या है, अभिव्यक्ति, मतलब हम अगर कोई व्यक्ति खड़ा है जो आपने कभी नहीं देखा है और वो बोल रहा है, तो जब वो बोलेगा, अपनी अभिव्यक्ति करेगा, आवाज देगा, तभी तो पहचानेंगे आप अमुक व्यक्ति यहाँ का है, ऐसी भाषा बोल रहा है, इस तरीके के। तो भाषा की प्रकृति क्या है, अभिव्यक्ति और विनिमय। अब जो विनिमय शब्द किया गया है, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, ठीक है। क्योंकि संस्कृत का एक सीटेट का एक नियम रहा है अब तक कि नए शब्दों को, जो शब्द होते हैं, प्रश्न वही पूछता है लेकिन उनके पर्यायवाची शब्द प्रयोग करता है। अधिक से अधिक आपको पर्यायवाची शब्द आने चाहिए। जैसे संप्रेषण का अर्थ होता है आदान प्रदान, तो विनिमय का भी अर्थ होता है आदान प्रदान। विनिमय क्या है कि पहले आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा होगा कि जैसे पहले जब मुद्रा नहीं चलती थी, पैसे नहीं चलते थे, तो क्या था कि लोग आपस में वस्त्र विनिमय किया करते थे। जिसके पास चावल होता था, उसे अगर आवश्यकता गेहूं की है तो वो गेहूं वाले व्यक्ति को तलाशता था, तो ये वस्त्र विनिमय कहलाता था। अब क्या है, अब मुद्रा आ गई है, पैसे आ गए हैं, तो लोग विनिमय करते हैं, लेकिन किससे करते हैं, मुद्रा के माध्यम से करते हैं। पैसे ले जाओ, वस्तु खरीद लाओ, ठीक है। तो भाषा की प्रकृति क्या है, अभिव्यक्ति और विनिमय, यानी अपनी अभिव्यक्ति करो और आपस में संप्रेषण करो, ये आपकी भाषा का लक्षण। भाषा का मतलब ये भाष धातु से बना है, जिसका मतलब होता है बोलना, ठीक है, अभिव्यक्ति करना। अब है ध्वनि संज्ञानेन। ध्वनि संज्ञान, अगर कोई प्रश्न ध्वनि संज्ञान से आता है तो आपको क्या देखना है कि उसमें श्रवणम शब्द देखना है, और जिस विकल्प में आपका श्रवण शब्द लगा होगा वो आपका सही उत्तर होगा। तो ध्वनि संज्ञान का मतलब क्या है, श्रवणम, यानी ध्वनि संज्ञान को श्रवण कहा जाता है। भाषा अर्जनम, भाषा अर्जन कैसे की जाती है, भाषा का अर्जन जो होता है
सरल, सहज और स्वाभाविक होता है। बालक कहीं भी भाषा सीख सकता है। भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। तो बालक जहाँ भी रहेगा वहाँ सीखेगा। और भाषा का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्रफल भी होता है, ठीक है। जैसे बिहार का रहने वाला बिहारी बोलेगा, भौगोलिक निश्चित क्षेत्रफल होता है। तो भाषा अर्जन कैसा है? सरल, सहज और स्वाभाविक होता है। यदि आप संस्कृत की सीटेट की क्लास पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने उद्गार पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप हमें समय भी बता सकते हैं, तो हम अवेलेबल हैं आपके लिए संस्कृत पढ़ाने के लिए। और रॉयल तरीके से हम आपको संस्कृत पढ़ाएंगे। दावे के साथ एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा। बस आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि कब आपके पास समय है और आप पढ़ना चाहते हैं। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन।